आज मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल की जो पहली लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समझाऊंगी, जिसके लेखक है खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट यानी तस्वीर और लेडी महिला। तो ये जो टाइटल में लेडी है, इनका एक पर्सनल कनेक्शन है खुशवंत सिंह जी के साथ में, और वो है कि वो उनकी दादी हैं। शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, जिनके बारे में टाइटल में मेंशन्ड है। और इस पूरे पार्ट में खुशवंत सिंह ने अपने और उनके ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें बताया है कि कैसे एक चाइल्ड से लेकर यूथ होने तक में उनके बीच में रिलेशंस में चेंजेस आए और कितना गहरा उनका बॉन्डिंग था। लेसन को शुरू करने से पहले आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे नए शब्द हैं जो कि आपको पाठ में मिलेंगे और शायद आपको इन शब्दों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो। तो इन्हें एक बार देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। वैसे रिवोल्ट शब्द का अर्थ है विद्रोह, पर यहाँ पे जब पूरे वाक्यांश को हम देखते हैं, थॉट यानी सोच और रिवोल्टिंग यानी कि विद्रोही, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये मानने के लायक नहीं था या अस्वीकार्य था। यहाँ लेखक के टर्म्स पे ही बात हो रही है, तो लेखक के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था। जहां भी इसका उपयोग होगा वहां पे हम देखेंगे कि किस संदर्भ में वो बात कहते हैं कि ये सोच मेरे लिए मुश्किल था एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। वेरिटेबल यानी कि लगातार अनवरत अगर कोई चीजें चल रही हैं, चहचहाहट हमें सुनाई दे रही है, तो ये चिरपिंग का मतलब है चिड़ियों की आवाज या चहचहाहट। स्टोरी में गौरैया की बातें आएंगी, स्पैरो की। और बेडलम यानी कि कंफ्यूजन, नॉइज। तो शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस आते हैं, तो जिस वक्त वो आते हैं तो उनकी जो आवाजें होती हैं रूस्टिंग के वक्त में, वो बिल्कुल वैसी ही आवाजों की बात यहाँ हो रही है। वेरिटेबल मीन्स लगातार और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ, बेडलैम के साथ। एंड चिरपिंग्स यानी कि साउंड ऑफ अ बर्ड। नेक्स्ट इज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत शांत हो तो उसे हम सीरीन कहते हैं, और उसकी तुलना अगर हम रंगों से करें तो हम कहते हैं शुद्ध सफेद, बिना किसी हलचल के, बिना किसी रिपल्स के। तो एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, इस एक्सप्रेशन को खुशवंत सिंह के ग्रैंडमदर के कॉन्टेक्स्ट में लेसन में यूज किया गया है कि उनकी अगर तुलना करें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक सफेद चादर की तरह वो भी बिल्कुल एक शांत सौम्य पर्सनालिटी है। इसके बाद है फ्रिबुलस रिब्यूक्स। रिब्यूक यानी किसी को डांट लगाना, लेकिन फ्रिबुलस यानी हल्की फुल्की। यानी अगर आप किसी को हल्की फुल्की डांट लगा रहे हैं जिसमें आपका मकसद डांटना नहीं है, आप बल्कि आपको आनंद आ रहा है कि वो सामने वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपके साथ में कोई समय बिता रहे हैं, तो ये ग्रैंडमदर और गोरैया के बीच के जो रिलेशंस की बात आएंगी वहां पे इस शब्द को आप पाएंगे। फिर है अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा मोड़ जहाँ पे कहानी बदलती है। नेक्स्ट इज द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम। अब जो ड्रम्स या नाल कुछ भी हम बजाते हैं, आपको पता है कि जिस जगह उसे बजाया जाता है वहां पर एक चमड़ा लगा होता है, लेदर स्किन। और कुछ समय के बाद जब पुराने ड्रम्स होते हैं तो उनकी जो स्किन है ना वो हल्के से ढीले हो जाते हैं, सैग होते हैं, झुक जाते हैं। तो यहाँ पे जिस ड्रम को बजाया जाएगा स्टोरी में, उसके जो ड्रम है वो काफी पुरानी है, डाइलैपिडेटेड है। कहीं ना कहीं तुलना की जा रही है मानव शरीर की। जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनकी भी हालत वैसी होती है, झुर्रियां हो जाती है, चमड़े धीरे धीरे, स्किन जो है वो लूज हो जाता है, हैंग होने लगता है। तो वैसे ही उस ड्रम की हालत है। एंड एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। यह एक्सप्रेशन भी दादी माँ के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किया गया है टेक्स्ट में, कि जब दादी माँ को कहीं ना कहीं अलग होना पड़ा, चाहे वो मजबूरन हो या हालात हो। सेक्लूड यानी कि अलग होना, सेपरेट होना। तो मानो आप हथियार डाल देते हैं, आप रिजाइन करते हैं, यानी आप कहते हो कि ठीक है अब इसके आगे मुझसे न होगा। तो कहानी में किस जगह पर हम इस एक्सप्रेशन को पाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो लेसन में आप जहां भी माई शब्द का प्रयोग देखेंगे, माई यानी मेरी, तो ये कौन है? खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह अपनी बात अपने संदर्भ में कर रहे हैं।
माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। तो मेरी दादी किसी अन्य दादियों की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब खुशवंत सिंह यहाँ बताते हैं कि मैंने जब से उनको जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20 वर्षों से मैंने उनको हमेशा उसी रूप में देखा है, बूढ़ी और रिंकल्ड यानी झुर्रियों से भरी हुई। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब खुशवंत सिंह जी यहाँ काफी लाइट नोट में इस लेसन को स्टार्ट करते हैं कि लोग बताते हैं कि हमारी जो दादी हैं वो एक जमाने में बहुत जवान थी, यंग थी, प्रिटी थी, सुंदर थी, और उनके एक हस्बैंड भी थे। क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है कि वो इतनी पुरानी चीज है कि उनके ये सब चीजें तो हुई नहीं हुई कभी भी। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था एज अ चाइल्ड बिलीव करना कि कभी वो जवान भी रही होंगी और फिर उनकी खूबसूरती और एक अलग लेवल पे रही होंगी। तो ये बातें हो गई उनकी दादी की। अब क्या खुशवंत सिंह के दादाजी का इसमें रोल है? तो दादाजी के बारे में बताया गया स्टोरी में कि हिज ग्रैंडफादर हैड पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी एक तस्वीर टंगी हुई है ड्राइंग रूम में, जिसके बारे में आगे जिक्र है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम यानी कि अतिथि कक्ष। तो अतिथि कक्ष में पहले जो ब्रिटिश हाउसेस होते थे ना, अभी भी जो विदेशों में है, एक, क्योंकि वहाँ सर्दियां बहुत अधिक होती हैं तो अलाव की व्यवस्था रूम के अंदर होती है। और जिस जगह पे अलाव जलाया जाता है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं मैंटल पीस। और उसके ऊपर में शेल्फ बने होते थे जिसके ऊपर में लोग कुछ सजावटी सामान रख सकते हैं। और ठीक उस मैंटल पीस के ऊपर में दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी, ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट की बात यहाँ क्यों आ रही है? बिकॉज ये बात बहुत नई नहीं है, और उस वक्त में ऐसा प्रावधान नहीं था कि लोग फोटोग्राफी करके उसको हैंग कर ले। तो जनरली जो घर के बुजुर्ग या जो अपने बहुत खास होते थे ना, उनके लोग पोर्ट्रेट बनवाते थे ताकि वो पोर्ट्रेट हमेशा के लिए उनके पास एक सुरक्षित रह जाए। तो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंडफादर थे, उनका पोर्ट्रेट वो टंगा हुआ था मैंटल पीस, दिस इज द मैंटल पीस, इसके ऊपर में। और उनका डिस्क्रिप्शन एक पंजाबी या सरदार की तरह ही बिल्कुल फिट बैठता है। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, कपड़े ढीले ढाले। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, अब उनकी जो लंबी सफेद दाढ़ी थी ना, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि उनके छाती को बिल्कुल ढक चुका था, बहुत लंबी सी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। तो वो जितना एजेड अपनी दादी को मानते थे, उतना ही उन्हें लगता था कि उनके दादाजी भी 100 साल से कम नहीं होंगे, जिस तरह से उन्हें मैं पोर्ट्रेट में देखता हूँ। एंड ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। और दादाजी के बारे में भी उनका वही ख्याल है कि वैसे वो बिल्कुल नहीं लगते थे उस किस्म के, उस सॉर्ट के पर्सन कि उनकी भी कोई वाइफ या चिल्ड्रन रही होंगी, या मतलब वो जवान कभी रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें तो देखकर लगता था कि उनको बस पोते, नाती, नातिन, ये सारी चीज बच्चे होंगे, वो इतने बूढ़े उन्हें दिखते थे। एंड फिर वापस वो आते हैं अपनी ग्रैंडमदर के डिस्क्रिप्शन पे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और अगर मैं अपने ग्रैंड मदर की बात करूं, बीइंग यंग एंड प्रिटी, अगर कोई मुझे बता दे कि मेरी ग्रैंड मदर यंग थी, प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जो एक्सप्रेशन हमने शुरू में पढ़ा कि ये सोच मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, मैं ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था मेंटली कि मेरी दादी कभी बहुत सुंदर या बहुत जवान भी रही होंगी। अब जैसे वो बातें करते थे तो दादी उन्हें बताती थी कि मैं बचपन में कौन से खेल खेलती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो अक्सर दादी, ऑफन यानी अक्सर, बताया करती थी कि मैं बचपन में कौन से गेम्स खेलती थी। अब ये सुनने के बाद खुशवंत सिंह जी को एज अ चाइल्ड क्या लगता था? वेरी अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। अरे भाई, इतनी बूढ़े उम्र में ऐसे गेम्स आप खेलती थी? क्योंकि वो दादी को कभी भी उनके जवानी के रूप में देखी ही नहीं है, तो उनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि मेरी बूढ़ी दादी कभी ऐसे, कभी कंचे की बात करती होगी, कभी वो रस्सी कूदने की बात करती होगी। तो ऐसे अब्जर्व और अनडिग्निफाइड, जो कि उनकी उम्र को सूट नहीं करता, ऐसे खेल भी खेलते होंगे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। और ठीक जैसे हमें देवी देवताओं की कहानियां सुनाई जाती हैं, संतों की, प्रॉफिट्स यानी संतों की, फेबल्स यानी स्टोरीज विच आर नॉट ट्रू, पर लोगों को सुनाए जाते हैं, बच्चों को स्पेशली एज अ मॉरल स्टोरी,
नैतिक कहानी की तरह। तो ये प्रॉफिट्स को वो फेबल्स के तरह ही वो कंपेयर करते हैं अपनी दादी की कहानियों को, जब वो अपना बचपन बताती थी। इस स्टोरी में दादी का जो इस लेसन में दादी का जो डिस्क्रिप्शन है वो इम्पोर्टेंट है एज अ क्वेश्चन टू। और क्या बताया गया है? शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। उनका हाइट कम था, हल्का सा उनका हेल्थ बढ़ा हुआ था, फैट थी, और झुकी रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और पूरे चेहरे पर मानो झुर्रियों की पैटर्न्स बनी हुई थी। हर तरफ से लकीरें खींची हुई थी, क्रिस क्रॉस यानी कि आर पार की लकीरें, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि पूरे चेहरों पर झुर्रियां थी, किसी एक विशेष हिस्से पर नहीं। No, we were certain that she had always been as we had known her. तो खुशवंत सिंह और उसके जो भी भाई बहन थे परिवार में, वो सभी का एक ही मानना था कि हमने जैसे दादी को देखा है, शॉर्ट है, बेंट है, और उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, दादी वैसे ही कई सालों से रही होंगी, वो वैसे ही हमें एक्सेप्ट होती हैं। एंड ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड। अब वो कहते हैं बूढ़े व्यक्ति को तो हम जानते, पर वो इतनी उम्रदार उन्हें लगती थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज्यादा बूढ़ी औरत तुम सोच भी नहीं सकते थे। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और लगभग 20 सालों से ऐसा लगता है कि दादी का उम्र थम गया हो, और वो 20 सालों से ऐसे ही लगती होंगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्टेंस की बात आ रही है ना, कि बहुत जवान तो वो नहीं रही होंगी जो जवानी की सुंदरता है, लेकिन बहुत सुंदर लगती है अपने इस रूप में। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस। बच्चों, हॉबल्ड यानी कि आप जब किसी पैर में कष्ट की वजह से लखड़ा कर चलते हो या लंगड़ाते हो तो उसे कहते हैं हॉबल करना, और जनरली बुजुर्ग एक उम्र के बाद हॉबल करते हैं। तो दादी जो है वो पूरे घर में चलती थी वैसे लंगड़ाते हुए, इन स्पॉटलेस वाइट, और पूरे सफेद कपड़े ड्रेसेस जनरली पहनती थी, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप। और क्योंकि हमने पढ़ा कि वो हल्का सा झुककर चलती थी, तो उनका जो पीछे का स्टूप था, या जो पीठ में उनका एक उभार आता था, उसको बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपने वेस्ट पे, अपने कमर पे रखती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, अगर वो नाम नाम जापते हैं या कृष्ण नाम जापते हैं, तो उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला या कोई ऐसी माला होती है, तो उसे हम कहते हैं बीड्स ऑफ रोजरी। और उसमें जनरली वो काउंटिंग के लिए रखते हैं कितनी बार वो नाम को जाप रहे हैं। तो दादी एक हाथ कमर में रखे और दूसरे हाथ में माला लिए वो मनी मन भगवान का नाम जपती रहती थी। एंड यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। तो खुशवंत सिंह ये नहीं कह रहे हैं कि वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उनकी सुंदरता एक यंग लेडी के साथ में वो कंपेयर नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। यदि आप एक पर्वत के आसपास चले जाओ, तो वहां का जो विंटर लैंडस्केप है, यानी कि सर्दी के वक्त जो आपको दिखेगा सीन, चारों ओर आपको क्या दिखेगी? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी। चारों ओर एक फैला हुआ सफेद शुद्ध आपको एक शांति मिलेगी, सिरेनिटी। और वहां पे आप मानो हर तरफ शांति का आभास करेंगे, ब्रीदिंग पीस, हर तरफ शांति, लंबी सांसों में, एंड कंटेंटमेंट, एक संतोष मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही वो विंटर लैंडस्केप की तरह वो अपने ग्रैंड मदर को कंपेयर करते हैं, कि बिल्कुल सफेद कपड़ों में ऐसा लगता है कि हम किसी सफेद बर्फ ढकी पहाड़ी पर पहुंच गए हैं, और वहां जिस तरह की एक शांति दिखाई देती है, एक प्योरनेस दिखाई देता है, वैसे उनकी दादी में दिखाई देता है। अब इस पैराग्राफ से वो अपनी दादी के साथ रिलेशन के बारे में बातें बताना हमें शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। हम दोनों अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। तो जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स को शहर जाना था कुछ काम करने के लिए, अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उनके पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना खुशवंत सिंह को दादी के पास छोड़ दे। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें वहां छोड़ दिया, एंड दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और वो नौकरी की तलाश में या अच्छे जीवन की तलाश में शहर की ओर गए, कि कुछ सेटल हो जाएंगे, वापस आके फिर ले जाएंगे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो उस वक्त में खुशवंत सिंह हमेशा अपनी दादी के साथ ही वो रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह, अब यहाँ से आपको एक रूटीन दिखेगा कि कौन सी चीजें दादी करती थी खुशवंत सिंह के साथ में, जिसे आपको याद रखना है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। स्कूल के लिए वो तैयार करती थी उठाने के बाद। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग।
और उस वक्त तैयार करते वक्त भी लगातार वो अपनी प्रार्थना को एक ही मोनोटोनस, मतलब बिना किसी बदलाव के, वो कुछ गुनगुनाते हुए सिंग सॉन्ग तरीके से जापती रहती थी. एंड वाइल शी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. तो इसके पीछे क्या मकसद था कि जब मैं नहला रही हूँ अपने पोते को, या उसे मैं रेडी कर रही हूँ, ड्रेस कर रही हूँ, तो वो सुनेगा, और वो जब वो सुनेगा तो वो जरूर बाय हार्ट कर लेगा, वो उसे याद कर लेगा. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट. तो खुशवंत सिंह बीच बीच में अच्छी टिप्पणी अपने हिसाब से हल्के मजाक से देते हैं कि मैं सुनता था हमेशा दादी को गाते हुए या गुनगुनाते हुए उनके मंत्र को, लेकिन मैं इसलिए नहीं सुनता था कि मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए कि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी, लेकिन कभी मैंने कोशिश नहीं किया कि मैं उन मंत्रों को याद करूं. तो इस तरह से वो तैयार होते थे सुबह सुबह. अब देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. अब वो गांव का विद्यालय जैसे होता है, एक लकड़ी का स्लेट उसके हाथ के लिए रेडी करती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक. उससे जैसे हम जूते चमकाते हैं ना, वैसे स्लेट को धोकर उसको बिल्कुल अच्छे से चौक से वो रेडी कर देती थी. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन. अब उस वक्त में जो कलम यूज करते थे ना, वो दवात में डुबा कर लोग लिखते थे, तो उसके लिए छोटे से एक मिट्टी के इंक पॉट में स्याही लेकर लोग चलते थे, और उसमें वो लकड़ी को डुबा कर बार बार वो लिखा करते थे. तो वो इनके साथ वो लेकर चलती. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी. कोई भी सामग्री गिर न जाए उनके हाथ से. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. अब नाश्ते में वो जनरली क्या देती थी, रात की बची हुई रोटी, एक मोटी सी थिक स्टील चपाती यानी कि बासी रोटी, उस पर थोड़ा सा मक्खन चुपड़ के, बटर एंड शुगर. और वो निकलते वक्त में अपने साथ भी सेवरल स्टील चपातीज लेकर जाती थी, कि उन्हें वहां पे कुछ विलेज के जो डॉग्स मिलेंगे, या जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स, उनको देने के लिए. तो आपको याद रखना है कि खुशवंत सिंह स्कूल जाते वक्त में कौन सी चीजें लेकर जाते थे, और फिर दादी उन्हें किस तरह से रेडी करती थी, और वो जाते वक्त में उन्हें क्या खिलाती थी, और फिर एक्स्ट्रा चपातीज वो लेकर क्यों जाती थी. अब आगे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. क्योंकि उनके पास एक मकसद था कि जब तक ये पढ़ाई करेंगे तब तक मैं मंदिर में बैठकर मैं जप कर लूंगी. द प्रीस्ट taught us द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. तो बच्चों को क्या सिखाया जाता था, अक्षर ज्ञान और भक्ति भजन. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब गांव के बच्चे एक साथ बैठकर वरंडा में एक साथ में जो अक्षर हैं उसको गाते थे या दोहराते थे, और सारे प्रार्थनाएं बिल्कुल कोरस में, झुंड में करते थे, एक समूह के साथ के तरह, तो दादी बैठकर वहां पे अपने स्क्रिप्चर्स या अपने जो भी होली बुक्स हैं या पोथी है वो बांचती थी. When we had both finished, we would walk back together. और वो उन्हें लेकर ही वापस घर आती थी, छोड़ती नहीं थी. And this time the village dogs would meet us at the temple door. और लौटते वक्त उन्हें वो कुत्ते ठीक लौटते वक्त उन्हें वो कुत्ते मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे. उनको भी मालूम होता था कि दादी हमारे लिए कुछ लेकर आई है. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते थे वो चपाती फेंकते जाते थे, खुशवंत भी या कभी दादी भी, और उसके लिए वो जो कुत्ते थे वो आपस में झगड़ते थे, ग्राउलिंग, एक गुस्से से आवाज निकालते थे और लड़ाई करते थे जैसे जैसे उन्हें वो चपाती दिखते थे. तो ये इनका एक डेली रूटीन था गांव में. When my parents were comfortably settled in the city. तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेज ऑफ उनका रिलेशनशिप आ रहा है, कि जब उनके पेरेंट्स ने सिटी में अपना एक कारोबार स्थापित कर लिया और वो मकान बना लिए, तो अब इन दोनों को ले जाने की बारी थी, बाकी बच्चे भी. तो दादी और खुशवंत को भी अपने साथ ले जाने की बारी थी. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. उन्होंने उन्हें बुलाया, बुलाहट किया, बुलाहट, उन्होंने उन्हें शहर आने के लिए कहा. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. अब ये एक मोड़ था उनके दोस्ती में. किसकी दोस्ती में? आवर यानी कि यहाँ पे ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह.
Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब दादी को स्कूल आना अलाउड नहीं था क्योंकि वो शहरी स्कूल में थे. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. ब्रिटिश पीरियड था, तो उस वक्त में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स काफी ज्यादा थे, तो वहां पे वो अपने स्कूल व्हीकल से ही जाते थे, दादी साथ में नहीं जाती थी. एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब गांव में तो उन्हें कुत्ते मिल जाते थे दादी को, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई डॉग्स नहीं दिखते थे आसपास. तो वो क्या करने लगी, वो अपने कोर्टयार्ड में, आंगन में जो भी स्पैरोज या गुरैया आते थे, जिसका जिक्र हमने एक्सप्रेशंस में किया था, उनको वो कुछ ना कुछ दाना खिलाने लगी. फीडिंग यानी खिलाना. तो अब समय बीतता गया शहर में. एंड एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब हम एक दूसरे को कम देखने लगे, यानी कि समय कम देने लगे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. शहर आने के कुछ दिन तक भी वो उन्हें उठाने का काम और रेडी करने का काम वो करती रही. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. अब बट नेचुरल है कि वापस आने के बाद हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या क्या किया आपने पूरे दिन में. तो वो खुशवंत से पूछा करती थी कि आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. यानी कि जो एक विद्यालय में एसएसटी साइंस इंग्लिश के अंतर्गत सिखाया जाता है, वो सब्जेक्ट पे वो डिस्कशन करके वो बताते थे कि अंग्रेजी पढ़ाई गई, या विज्ञान पढ़ाया गया, या गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें पढ़ाई गई, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताया गया, या दुनिया गोल है. अब इन सारी चीजों को सुनकर वो बहुत दुखी होती थी. दिस मेड हर अनहैप्पी. वाई शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. सबसे पहली बात तो ये थी कि वो पहले की तरह उसे बता नहीं सकती थी कि तुम इसमें कुछ करो, मैं हेल्प कर रही हूँ. और साथ ही साथ शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. उन्हें ब्रिटिश जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उस पर भरोसा नहीं था कि वो जो सिखाते हैं वो सही सिखाते हैं. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड. और ज्यादा वो दुखी थी. क्यों? कि वहां पे कोई भी लोग गॉड, भगवान के बारे में, हरिनाम के बारे में, या उनके किताबों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में वो नहीं बताते हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. वो काफी डिस्टर्ब हुई, यानी कि काफी उनके मन में एक हलचल होता था कि कैसे मैं कुछ इसको जोड़ूं अपने संस्कृति से. अब म्यूजिक जो स्कूल में सिखाया जाता था, वेस्टर्न म्यूजिक, उन्हें लगता था कि टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. कि बहुत एक जो लोग बहुत लूज होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, वैसे लोग ही ल्यूड यानी कि हल्की, वो हल्के लोग ही म्यूजिक के साथ सीखते हैं या गाते हैं. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर. कि म्यूजिक कौन अभ्यास करता है, या तो भिखारी या फिर हार्लॉट्स, ऐसे लोग जो मनी के बदले पैसे लेते हैं और छोटे काम करते हैं. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. और जो भद्र लोग हैं, भद्र परिवार है, उसमें म्यूजिक का चलन नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. यद्यपि वो कुछ बोलती नहीं थी खुशवंत सिंह को, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चुप रहना ही एक इंडिकेशन था कि मुझे ये नापसंद है तुम्हारा इस तरह का म्यूजिक सीखना. एंड शी रियरली टॉक्स टू मी आफ्टर दैट. और धीरे धीरे वो बिल्कुल बात करना ही कम करते करते वो कभी एक आध बार ही उनसे बात करती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो चीजें अभी खुशवंत सीख रहा है वो मेरे पसंद की चीजें नहीं है, तो मैं इसमें ना ही बोलूँ तो बेहतर है. अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टोरी में कि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो रिलेशन कैसे बदलता है. और फिर आगे की जो स्टोरी है ये हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में समझेंगे.